हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स के एमएसटी सीईटी के एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं और ये हमारा परिवर्तन सीईटी 2021 बैच है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू स्टडी किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यू कवर अप किए थे, तो इसका मैंने पीडीएफ भी बनाया है और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर हम नए नए नोट्स, नए अपडेट्स देते रहते हैं एंड बहुत जल्दी हमारे ऐप के ऊपर ये पीडीएफ्स, ये लेक्चर्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं 2-3 दिन में। ठीक है, तो परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये दोस्तों लेक्चर हमारा ये सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 एमसीक्यू कवर अप किए थे और इस लेक्चर में हम कुछ और भी एमसीक्यू कवर अप करेंगे। देन उसके बाद हम पीवाईक्यूज कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 नंबर का एमसीक्यू है और मैंने दोस्तों ऐसे मतलब खुद ये लिखे हैं पूरे के पूरे एमसीक्यू, क्योंकि आपको फील आ जाए, अच्छी तरीके से फील आ जाए। सो माय नेम इज एसपी सर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद अ ग्रेट एनर्जी। सो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्कर पेन लेता हूँ और एक छोटा सा, नहीं तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। नहीं, ठीक है, ऐसे ही हम ये करते हैं, मतलब मीनिंग जान लेते हैं। जस्ट दूसरा पेन लेता हूँ मैं। ये ब्लू वाला रख लूँ। ओके, चलिए ब्लू वाला रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताता है? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इन 20 मिनट। क्वेश्चन का मीनिंग सबको समझ में आया? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। यहाँ पर मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ आंसर, ये आंसर। ओके, तो हमें क्या दिया है? व्हाट इज, देखो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है एंड मिनट हैंड का फाइंड आउट करना है। तो मिनट हैंड का जो टाइम पीरियड होता है सबको पता है, टी इक्वल्स टू कितना होता है? मिनट हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 मिनट होता है। मतलब क्या है? मिनट हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, देखो यहाँ पर ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड को एक पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट करवाने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो टी कितना है? 60 मिनट है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला है दोस्तों ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। इसको आप नोट डाउन करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां से आ गया मैं आपको बताता हूं दोस्तों। थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है? आर्क अपॉन रेडियस फार्मूला होता है। तो यहाँ पर टोटल जो आर्क है, या फिर ये भी फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो फार्मूला होता है डायरेक्टली ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा अपॉन ये टी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप जान दो, ये लोचे में मत पढ़ना आप डायरेक्टली क्या कीजिए, डायरेक्टली फार्मूला याद रखिए। डायरेक्टली कौन सा फार्मूला है? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा का वैल्यू सबको पता है भैया। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है और ये स्मॉल टी। तो 2 पाई ये एज इट इज आ गया। कैपिटल टी का वैल्यू कितना है? 60 मिनट है। और यहाँ पर हमें स्मॉल टी दिया है। हमें जो ये जो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ये 20 मिनट में फाइंड आउट करना है। तो 20 मिनट ये क्या हो गया? ये स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो स्मॉल टी का वैल्यू पुटअप कीजिए। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो गया। ये 2 3 जार कितने होते हैं? सबको पता है 6 होते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आता है ये आता है 2 पाई बाय 3 आता है। और इसका जो ऐसा यूनिट है कि क्या है? रेडियन है। तो कहाँ पर है? तो मुझे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, तो आप भी ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाइए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं। ये जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चन विद आंसर, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को मतलब रिपीट देखना है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 7? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो मीनिंग जानने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू पेन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसी, अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल
परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 rpm टू 180 rpm इन 20 सेकंड, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज। मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हुई है, चेंज हुई है। तो फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, गिवन डेटा, तो ये ग्रीन पेन से लिखता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ओके, गिवन डेटा में हमें देखो क्या क्या दिया है। गिवन डेटा में सबसे पहले हमें n1 दिया है। n1 कितना है भैया, 60 आरपीएम है। ठीक है, ये आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट करो तो क्या करना है, डायरेक्टली आपको 60 से डिवाइड करना है। तो 60/61 आता है, तो ये आता है 1 आरपीएस। आरपीएस मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। एंड आरपीएम क्या होता है, आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। ये आपको मतलब कहाँ पर, तो आप रफ में लिख कर लीजिए। तो n2 कितना है, n2 हमें यहाँ पर दिया है 180 आरपीएम है। तो ये आरपीएम है, इसका हम आरपीएस में कन्वर्जन करेंगे तो डायरेक्टली क्या करना है, आपको 60 से डिवाइड करना है। तो कीजिए फिर 60 से डिवाइड, ये 0 0 कैंसल, 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आता है, ये 3 आरपीएस आता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर दोस्तों टाइम दिया है। ठीक है, तो टाइम कितना दिया है, यहाँ पर मैं ये करता हूँ, और टाइम कितना दिया है, हमें 20 सेकंड दिया है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों गिवन डेटा। अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। तो गिवन डेटा के बाद देखो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ 2 पाई इंटू ये n2 माइनस n1 अपॉन t। ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है मैं इस बॉक्स में लिखता हूँ। एक्चुअल जो फॉर्मूला कैसे होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी होता है। ये फॉर्मूला आ रहा है सबको याद। देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 मिनट जस्ट, इसको मैं ये करता हूँ। ओके, तो इसको रब करता हूँ। यस, ये फॉर्मूला है। ओमेगा को मैंने क्या किया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यस पर वैल्यू पुट करना है। तो 2 पाई यहाँ पर एज इट इज पुटअप कीजिए। देन n2 का वैल्यू कितना है, देखो n2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 को पुटअप कीजिए। n1 का वैल्यू 1 है और t का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर ये 3 माइनस 1 कितना बचता है, ये पाई इंटू 3 माइनस 1 2 होता है, और अपन ये 10 आता है। तो ये आता है 2 5 आर 10 होते हैं। देन पाई बाय 5 यहाँ पर बचता है। ठीक है, तो पाई बाय 5 मतलब कितना होता है, 0.2 होता है, 0.2 पाई, और इसका जो यूनिट है ये है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अल्फा का आंसर। तो यही है सही जवाब। तो आपको कहाँ पर इसका ऑप्शन दिख रहा है, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है, 0.2 पाई रेड पर सेकंड स्क्वायर। तो चिंता किस बात की, इसको डायरेक्टली ताला लगाया जाए, आपको 2.5 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, इसके नोट्स हमारे ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम तो सुना है, यस। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स होता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन कैन। तो इसका आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बी एक्सप्लेन, लाइज इन द रिवॉल्विंग चेंजेस, एंड बी एट अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट और ऑफ अ बॉडी। तो इसका आंसर आता है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये रियल फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, ये रियल फोर्स होता है। और जितने भी रियल फोर्सेस है ना, ये फिजिकल इंट्रैक्शन से जनरेट होते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये इमेजिनरी फोर्स होता है, शूडो फोर्स होता है, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो हम इसको आंसर लिखते हैं नॉट बी एक्सप्लेन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये रियल फोर्स है, तो उसको हम भैया एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, बी, कैन बी एक्सप्लेन आएगा। ठीक है, तो ये रियल फोर्स होने के कारण उसका आंसर क्या आएगा, कैन बी एक्सप्लेन। तो समझ में आ रहा है सबको एमसीक्यू? अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में फटाक से बताने का, डरने की क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, द सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय, तो कौन सा आएगा, बहुत ईजी है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है एंड डी दिया है। देखो एक मैं बात आपको बताता हूं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी पूछा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, मतलब दूसरा आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, दोनों भी पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है ये इसका डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी है एंड ऑप्शन नंबर सी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए, यही सही जवाब है, क्योंकि ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। अगर जस्ट उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा होता तो यहाँ पर हम ए का आंसर भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही पूछा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये दोनों भी ऑप्शन यहाँ पर सही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर नॉट क्या है, अभी बच्चे कुछ मतलब डर रहे हैं कि ये आर नॉट क्या है। दोस्तों आर नॉट जो होता है ना, ये यूनिट वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब जस्ट जो मैग्नीट्यूड होता है ये यूनिट होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ज़्यादा कुछ डीपली आपको विचार नहीं करना है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। जस्ट थोड़ा बहुत कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उतना सा जस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 10? देखिए बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 10। The centripetal force required to hold a 1 kg object in a circular path by means of string 1 meter long, if the object is moving at a constant speed of 2 meter per second, will be, मतलब क्या will be, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा जो कि होता है G1 डेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, मास दिया है, तो मास लिख लो कितना है, 1 kg है। देन उसके बाद स्ट्रिंग, देखो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, और उसको हमने क्या किया है, ये 1 मीटर स्ट्रिंग को हमने टाइट किया है, और इसको हमने क्या किया है, एक सर्कुलर मोशन में घुमाया है। तो इस ऑब्जेक्ट को, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको हमें इस सर्कुलर मोशन में रखने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लेंथ इक्वल्स टू क्या है, ये लेंथ इक्वल्स टू है r, और ये कितना है भैया, 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर सुबह सुबह मैं छत पर हूँ और यहाँ पर आप कोयल का आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा एकदम नेचुरल यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। देन उसके बाद हमें स्पीड दिया है, मतलब वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, डायरेक्टली फार्मूला सबको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv² अपॉन r होता है। तो m का वैल्यू सबको पता है, क्या है भैया, m का वैल्यू है 1। देन उसके बाद v का वैल्यू 2 है, तो डायरेक्टली 2 का स्क्वायर कीजिए। देन उसके बाद ये r का वैल्यू आएगा 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कितना आएगा आंसर, 4 न्यूटन। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्टली क्या किया जाए, ताला लगाया जाए। ओके चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ओके चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पूरा का पूरा 5 रुपए का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, अच्छा मासेस जो है ये इक्वल दिए हैं। देखो इक्वल मासेस मतलब m1 = m2 होता है, आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडाई। रेडाई कितना दिया है, 2 मीटर एंड 8 मीटर दिया है रिस्पेक्टिवली, विद द सेम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड जो होता है ये सेम होता है। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर गिवन डेटा क्या दिया है, और ये गिवन डेटा वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, जस्ट आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन पूरे के पूरे डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मतलब सॉल्यूशन जो है ये एकदम सिस्टमैटिक पद्धति से आपको मतलब मिल जाए। उसकी वजह से मैं यहाँ पर दोस्तों डिटेल में पूरे के पूरे आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इक्वल मासेस दिए है, आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट m1 = m2। देखिए 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस मतलब m1 = m2 होता है, आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडाई, मतलब r1 का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू है 2 मीटर एंड r2 का वैल्यू कितना है, 8 मीटर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विथ सेम टाइम पीरियड। मतलब जो टाइम पीरियड होता है t1 = क्या है, ये t2 है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें f1 अपॉन f2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द f1 as to f2 हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली फार्मूला पुटअप कीजिए। तो यहाँ पर f1 का फार्मूला क्या आता है, डायरेक्टली यहाँ पर मैं पुट करता हूँ f1
अपॉन यप टू इक्वल्स टू क्या फार्मूला आता है, यम कहाँ गया, एक मिनट इसको रब करता हूँ, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये आता है m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड सेम होने के कारण ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल होता है, मास सेम होने के कारण यम यम यहाँ पर क्या होता है, कैंसिल होता है। r1 का वैल्यू कितना है 2 है, r2 का वैल्यू है 8, इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे 2 4 8 होते हैं तो ये 1/4 आता है। मतलब अगर हम इसको एज टू के फॉर्म में लिखेंगे m1 एज टू m2 मतलब प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आता है 1:4 आता है। तो आपको कहां पर इसका आंसर दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए, आपको पूरे के पूरे 5 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और घुमा फिरा के यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ द मार्कर पेन लिख कर देखूं, मतलब कौन सा वाला ब्लू कलर, ये वाला लेता हूँ, थोड़ा ये नहीं थोड़ा अलग दिख रहा है, चलो येलो वाला लेता हूँ, थोड़ा फेंट येलो वाला लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ओके हाँ, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर दिया है एंड जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये 100 जूल है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, सेम क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर पूछा गया है लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दी है, गिवन डेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन डेटा काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना है 100 जूल है। देन उसके बाद हमें रेडियस दिया है, रेडियस कितना है 4 मीटर है। ओके और हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है, हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। देखो यहाँ पर आप डर जाते हैं यार, काइनेटिक एनर्जी दिया है और काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रिलेशन है, रिलेशन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू mv² अपॉन r होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv² होती है। अरे यार भूल गए क्या गणेश, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv² होती है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको, चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये mv² होती है। ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 mv² लाने की मतलब अगर लाना है तो 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क कोई शक नहीं। ओके और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक वाला ले लूँ। ओके और यहाँ पर आप देखिए, अरे यार ये तो क्या हो गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक वाला लेता हूँ। देखिए हाँ, ये जो 1/2 mv² है, देखो ये 1/2 ये जो mv² है मतलब 1/2 ये कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होता है 1/2 mv², इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए फिर इसको काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं एक बार और पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आता है, इसका जो निब है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये वाला। ओके हाँ, तो ये 2 एज इट इज आता है और ये 1/2 mv² को हम काय लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और ये r एज इट इज आता है। तो फिर 2 एज इट इज काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 100 दिया है और r कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, यस 4 से अगर हम ऊपर डिवाइड करेंगे या फिर 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आता है, इस 2 से अगर ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है 50 आता है। तो आंसर क्या आएगा 50 न्यूटन आएगा। सो फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू कितना आता है 50 न्यूटन आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी को आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए ताला फिर, यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की ओर और इसके बाद दोस्तों मैं PYQs लेने वाला हूं, मतलब 1999 से 2020 तक जितने सारे MST-CT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं सबके सब सॉल्यूशन देने वाला हूं। मतलब एक चैप्टर के करीबन मैं 100+ MCQ लेने वाला हूं। ठीक है, तो आप डोंट वरी, जस्ट फॉलो कीजिए, आप देख लीजिए, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, ज़रूर शेयर करना है ताकि बाकी के दोस्तों की भी आपको मतलब फ़ायदा हो सके। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अरे यार कहाँ गया पेन हमारा, ग्रीन वाला ले लो। हाँ चलिए थोड़ा इसका निब बढ़ा लेता हूँ। ये ऐसे कैसे हो रहा है आज, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है।
ऐसे कैसे हो रहा है? एक मिनट तो हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट जो 13 है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल टू मूव अलोंग द रोड विदाउट ओवर टर्निंग इज, मतलब अरे यार ये रोड है, इस रोड पर ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड है, और इस रोड पर कार का जो मैक्सिमम स्पीड होता है ये क्या होता है, ये हमने फाइंड आउट किया था। मैक्सिमम स्पीड होता है v = अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी होता है। यहाँ पर म्यू एस नहीं दिया है, यहाँ पर जस्ट म्यू आर जी दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला है v max, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज टेकिंग टर्न अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये म्यू एस आर जी होता है, लेकिन यहाँ पर म्यू एस नहीं दिया, जस्ट म्यू दिया है। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब वही होता है। ठीक है, म्यू एस लिख लो या फिर म्यू लिख लो, ये सेम ही होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्टली फार्मूला था। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसका सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। अरे यार गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पर तो आंसर ही नहीं दिए हैं, मतलब मैं भूल गया, यहाँ पर MCQ के ऑप्शन नहीं दिए हैं। डायरेक्टली मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 30 मीटर। मतलब हमें गिवन डेटा में क्या दिया है बच्चों, गिवन डेटा में हमें दिया है रेडियस दिया है। ठीक है, रेडियस कितना है, 30 मीटर है। सो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस कितना है, 0.4 है, तो हमें मैक्सिमम स्पीड क्या है फाइंड आउट करना है। तो वी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, अभी का जो फार्मूला है वही फार्मूला आपको लिखना है। वी मैक्स इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी फार्मूला है। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है, तो पुट कीजिए, फिर ये 0.4 है, आर का वैल्यू कितना है 30 है, और जी का वैल्यू 10 पुट कीजिए। देन उसके बाद अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है, ये 4 3 जार कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 4 12, ये 12 हो गए। देन उसके बाद ये 0 आता है और यहाँ पर पॉइंट आता है, देन ये 10 आता है, मतलब यहाँ पर क्या आता है आंसर, ये 120 आता है। तो v max इक्वल्स टू 120। और यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट ऑफ 121 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 120 का वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर 120 है, मतलब क्या आता है, ये 10.85 के आसपास आता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक आया है। ओके, मतलब आप आवाज़ से सुन रहे होंगे इसका। चलिए, तो यहाँ पर v max का हमारा कैलकुलेशन आया है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही कुछ दिए होंगे कि 10.8 दिया होगा, 11 नहीं दिया होगा, डायरेक्टली 12 दिया होगा, 15 दिया होगा एंड 17 दिया होगा। तो आंसर क्या आएगा, 10.8 के, 10.9 के, 10.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अभी हम बढ़ते हैं अगले MCQ की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, ये काली काली आंखें तुरु तुरु, ये हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 150 मीटर। अच्छा, गिवन डेटा में यहाँ पर हमें लिखना है, गिवन डेटा क्या दिया है, 150 मीटर जो है ये रेडियस है भैया, 150 मीटर क्या दिया है, रेडियस दिया है। देन इज 10 मीटर पर सेकेंड। देखो द मैक्सिमम सेफ स्पीड, यहाँ पर मैं पेन लेता हूँ। देखो द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 150 मीटर इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी भी दिया है, कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज, अच्छा विड्थ जो लेंथ होता है रोड का कितना है, 7.5 मीटर है, एंड द हाइट ऑफ द आउटर एज विल बी, मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर एक दोस्तों कौन सा रोड है, ये एक बैंक्ड कर्व रोड है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये थीटा नहीं दिया है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है। तो यहाँ पर आप ये जो लेंथ है ये L दिया है, विड्थ दिया है कितना है, ये 7.5 है, और ये जो रोड का हाइट है मतलब आउटर एज का जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करना है H। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है। देखो फार्मूला आपको सबको पता है, क्या फार्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या है दोस्तों,
v स्क्वायर अपॉन आर जी है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता है, देन r पता है, g पता है, और लेकिन tan थीटा नहीं पता है। लेकिन इस ट्रायंगल में देखिए ये a, ये b और ये c, ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये हम ऐसे 90 डिग्री करेंगे। तो इस ट्रायंगल ABC में हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड देखिए h होता है और एडजेसेंट साइड क्या है, l है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये h/l आएगा, विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी आता है। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसका मतलब सिंस लिखता हूँ, सिंस इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, अपोजिट साइड क्या आती है, अपोजिट साइड आती है BC एंड एडजेसेंट साइड क्या आती है, AB आती है। तो BC का वैल्यू सबको पता है, एक मिनट जस्ट, AB आता है, BC का वैल्यू सबको पता है h है एंड AB का वैल्यू जो कि विड्थ है l है। तो हमें h फाइंड आउट करना है, तो h इक्वल्स टू क्या आता है, h इक्वल्स टू आता है ये v स्क्वायर इंटू l आता है अपॉन ये आता है RG। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए, v स्क्वायर मतलब क्या आता है, ये 10 का स्क्वायर आता है, 100 आता है, इंटू l कितना है, ये 7.5 है, देन r का वैल्यू कितना है, r है 150 और g का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल होते हैं। तो 7.5 अपॉन 15 कितना आता है, 7.5 अपॉन 15 यहाँ पर मतलब 7.5 दोन्ही किती होतात, 15 होतात, म्हणजे या ठिकाणी 2 येईल, म्हणजे 1/2 इक्वल्स टू कितना आता है, यहाँ पर 0.5 मीटर आता है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैं आंसर लिख रहा हूँ, h इक्वल्स टू आंसर कितना आया हमारा, 0.5 मीटर। तो देखिए फिर 0.5 मतलब 0.50 होता है, यस 0.50 मतलब ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये IMP क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, IMP लिख कर लेना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, बढ़ने का आगे, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम का है। क्या है क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर आपको पता है सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर गिवन डेटा लिखता हूँ जो कि G1 डेटा होता है और G1 के लिए बहुत मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पर लेंथ दिया है कितना है, 1 मीटर है। देन द बॉब परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल। ये सिंपल पेंडुलम है, लेकिन क्या कर रहा है, इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है, मतलब ये कोनिकल पेंडुलम बन गया है। तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है विथ अ वर्टिकल। देन पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉब विल बी, देन हमें क्या करना है, टी का मतलब फाइंड आउट आंसर फाइंड आउट करना है, मतलब पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको तो पता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम टी इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, 2π इंटू अंडर रूट ऑफ फार्मूला है L cos थीटा अपॉन क्या है, G है। ठीक है, देन ये 2π एज इट इज, देन उसके बाद L का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 इंटू कॉस, ये कितना आता है, 60 आता है, और G का वैल्यू कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, देन ये 2π इंटू ये अंडर रूट ऑफ कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, ये 1/2 आता है, और ये कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करें। ये पाई को मैं क्या करता हूँ, अंदर शिफ्ट करता हूँ। अगर मैं पाई को अंदर शिफ्ट करूँ तो ये 2 इंटू क्या होता है, अभी यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू क्या होता है, ये पाई स्क्वायर बनता है। अगर मैं अंदर इसको ले जाऊँ तो ये क्या बनता है, पाई स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है 2 अपॉन ये आता है 10, और ये 10 और ये पाई स्क्वायर कैंसिल होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब क्या आता है, ये 2 अपॉन ये क्या आता है, √2 आता है। तो 2 अपॉन √2, इसका अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है। तो कैसे करने का, देखिए ये सबको समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया, फॉर्मूला सबको पता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G होता है। देन उसके बाद ये 2π एज इट इज, L का वैल्यू 1 मीटर है एंड cos थीटा मतलब 60, cos 60 मतलब यहाँ पर थीटा 60 दिया है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन को मतलब मल्टीप्लीकेशन को लिया है, 2 इंटू 10 होता है। ये पाई स्क्वायर को मैंने रूट में शिफ्ट किया है, तो ये पाई का जब मैं रूट में शिफ्ट करता हूँ ये पाई स्क्वायर होता है, ये पाई स्क्वायर 10 कैंसिल हो गया और ये रूट 1/2 रह गया, तो 2 अपॉन √2 होता है। देन इसके बाद इसके नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को मतलब ये ऊपर वाला जो 2 है ना, अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला लेता हूँ, ठीक है ब्लू वाला नहीं ब्लैक वाला लेता हूँ।
ओके और ये जो 2 है ना ऊपरी वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये नीचे आएगा √2 कैंसिल, और √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक है, ये आपको मतलब याद करना है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो 1.4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए और बढ़ेंगे आगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ओके थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेशंस आपको मतलब दोबारा देखना है, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखो, इन द अबो प्रॉब्लम द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉब विल बी, मतलब इन द अबो प्रॉब्लम मतलब जो ऊपरी वाला प्रॉब्लम है उसका हमें गिवन डेटा यूज करना है। मतलब ये कोनिकल पेंडुलम सेम है, जिसका लेंथ कितना है भैया 1 मीटर लेंथ है, जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका थीटा ये है और जिसका टाइम पीरियड ये है, सेम है। और उसका हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? देखो बहुत इजी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका आपको फार्मूला आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आता है। यस मैंने आपको बताया था जब मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था एंड फार्मूला सीरीज मैंने लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है। देखो tan थीटा इक्वल क्या होता है, v² होता है। ये फार्मूला हमने सिंपल कोनिकल पेंडुलम में पढ़ा था। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? थीटा इक्वल क्या होता है, या फिर tan थीटा इक्वल v² सेम होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस g को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या होता है, g tan थीटा इक्वल क्या होता है, ये होता है v² और ये v² क्या होता है, यही तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस यही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोनिकल पेंडुलम है और ये रिवॉल्व हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है v = √rg tan थीटा होता है। या फिर ये जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है, tan थीटा इक्वल v² होता है। और ये v² क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, g tan थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू हमें पता है, g का वैल्यू 10 है और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है। तो tan यहाँ पर क्या आता है, 60 आता है। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, देखिए tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 है, बराबर है, √3 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। ठीक है, देन अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आता है बच्चों, कितना आता है, ये आता है 17.3 आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके बहुत अच्छे। और इसका दूसरा भी मेथड है दोस्तों, दूसरी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही आंसर आएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको हिंट देता हूं, लेकिन कुछ आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा मेथड देखो, यहाँ पर मैं अल्टरनेट मेथड आपको बताता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट मेथड बताता हूँ आपको। अल्टरनेट मेथड क्या है दोस्तों, देखो AC = फार्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है r⍵²। ठीक है, देन ये r इंटू ये ω², ये ω² इंटू, जस्ट यहाँ पर 1 मिनट, प्रॉब्लम हो चुका था। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हाँ चलिए अल्टरनेट मेथड क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, r⍵² होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t मतलब 2π/t का स्क्वायर, ये 4π² होता है। तो t हमने फाइंड आउट किया है, ऊपर t का वैल्यू कितना आया, देखिए t का वैल्यू आया 1.414 सेकंड आया है। तो इसका वैल्यू मतलब ये देखिए यार, यहाँ पर देखिए ये 1.414 जो सेकंड है ना, ये आपको जस्ट यहाँ पर पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब r का वैल्यू सबको पता है, r कितना दिया है, r का वैल्यू कितना दिया है यार, देखो r का वैल्यू ऊपर मैंने लिखा है, कहाँ पर है r का वैल्यू, जस्ट 1 मिनट, नहीं r का वैल्यू हमें दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। और r कैसे फाइंड आउट करें, ये दोस्तों थोड़ा लेंदी है। देखो r आपको दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। r का फॉर्मूला होता है,
यल साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यल का वैल्यू कितना है 1 है और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 है। तो साइन 60 कितना आता है √3/2 आता है। तो आर का वैल्यू √3/2 ये आपको यहाँ पर पुटअप करना है, टी का वैल्यू पुटअप करना है, देन आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अल्टरनेट मेथड है, ये भी आप इस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो यही मेथड सही लग रहा है क्योंकि डायरेक्टली पुट कीजिए और ये v²/r क्या होता है, v²/r होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द कोनिकल पेंडुलम AC इक्वल्स टू g tan थीटा होता है। ओके और ये जो सेम फार्मूला है, ये सेम फार्मूला आप व्हीकल को भी लगा सकते हैं। मतलब जब व्हीकल टर्न लेता है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर, बैंक्ड कर्व रोड पर जब टर्न लेता है तब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करने को बोला है तो AC इक्वल्स टू g tan थीटा, सेम फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि मैं यहाँ पर बड़बड़ करूँ और रिकॉर्डिंग मतलब नहीं हो रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 18, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल इज। अच्छा देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, सैटेलाइट नहीं, हाँ ठीक है सैटेलाइट भी हम लेते हैं या फिर कुछ ये लेते हैं हम, वो तो जियांट व्हील होता है। जियांट व्हील सबको पता है, आकाशीय पारना। ठीक है, इस आकाशीय पारने पे क्या होता है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, हर टाइम चेंज होती है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी क्या होता है v = √r(g) होता है, यहाँ का वेलोसिटी v = क्या होता है √5rg होता है, और यहाँ का जो मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, ये 3rg होता है। मतलब वेलोसिटी हर जगह पर चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मतलब ऑप्शन नंबर बी को आपको ताला लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होता है आपको सबको पता है, वेलोसिटी हर टाइम चेंज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हर टाइम चेंज हो जाएगा। मतलब आपको क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एवरी टाइम, चेंजेस एवरी पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। अ कैन फिल्ड विथ वाटर इज रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा, एक कैन है, उसको हमने वाटर से भरा है और उसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया है, जिसका रेडियस कितना है 4 मीटर। अच्छा यार, इसके भी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, कुछ बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा क्या दिया है, गिवन डेटा में एक केन है, उसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया है, जिसका रेडियस है 4 मीटर है। एंड वाटर डज नॉट फॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर जो है ये नीचे नहीं गिर रहा है। देन द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन विल बी। अच्छा देखो, एक कैन है, मतलब एक डब्बा पकड़ लो, इसको हमने क्या किया है, वो पानी से भरा है और इसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने के बाद ये देखो, यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद ये ऐसे आएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे कैसे आएगा, नीचे ये ऐसे आएगा कैन, पता है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे उल्टा आएगा। तो पानी यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका जो टाइम पीरियड है ये हमने मैक्सिमम मेंटेन किया है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों ये सिंपल पेंडुलम वाला ही है। मतलब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वही यहाँ पर होता है। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2π इंटू वहाँ पर L/g होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2π इंटू √r/g होता है। ये डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये आप याद कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं कंसेप्ट बता दूं तो यहाँ पर टाइम बहुत चला जाता है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला इसका याद रखिए। ठीक है, अगर ये कैसा आया, कहाँ से आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन शॉट लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो t इक्वल्स टू 2π इंटू ये 2π इंटू √r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 4 है और g का वैल्यू तो सबको पता है 10 होता है। ठीक है, अगर मैं इस π² को अंदर शिफ्ट करूँ तो क्या आता है, ये 2 इंटू ये √4 का वैल्यू कितना आता है, √4 का वैल्यू देखो मैं बाद में फाइंड आउट करता हूँ। ये आता है 4 इंटू ये π² आता है और ये g आता है। तो ये π² और ये g कैंसिल होता है और ये √4 का वैल्यू 2 आता है, तो ये 2 इंटू 2 आ गया। मतलब क्या आता है, 4 सेकंड आता है। अगर हम इस कैन का अगर हम टाइम पीरियड अगर 4 सेकंड हम मेंटेन करेंगे, 4 सेकंड मतलब एक रोटेशन, इस कैन का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अगर हम 4 सेकंड लगाते हैं,
अगर 4 सेकंड से कम लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं तो फिर पानी ज़रूर नीचे गिरेगा। अगर हम 4 सेकंड रखते हैं, इसका मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है 4 सेकंड रखते हैं, तो हमें यहाँ पर पानी जो है ये नीचे मतलब नहीं गिरेगा, ठीक है। वाटर डज नॉट फॉल बिकॉज द टाइम पीरियड वी हैव मेंटेन हियर दैट इज 4 सेकंड। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर नहीं, लास्ट नहीं, उसके आगे का एक क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? A mass m is hanging by a string of length l. The velocity v0 must be imparted to it to just reach the top. मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने एक मास हैंग किया है, तो यहाँ पर हमें क्या वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा v0, उसके कारण ये जो मास है या फिर बॉब है ये ऊपर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये एग्जाम्पल है। तो वेलोसिटी एट बॉटम कितना होता है? वेलोसिटी एट बॉटम कितना होता है? v इक्वल्स टू होता है बच्चों √5rg होता है। तो यहाँ पर ये r इक्वल्स टू क्या है? l होता है। तो यहाँ पर ये 5 क्या आ जाएगा? 5lg आ जाएगा या फिर 5gl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर l इक्वल्स टू क्या होता है? r होता है। ये जो लेंथ होता है ना विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल होता है। तो वेलोसिटी दैट इज द v0 मतलब वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम वही क्या होता है? v0 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया है? v0 दिया है। तो v0 इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है? ये 5 आता है, जस्ट g को मैं पहले लिखता हूँ, तो ये g इंटू एल आता है, दैट इज द √5gl। कहाँ पर है √5gl? ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। बहुत ईजी है। अरे डायरेक्टली यार देखो, थोड़ा अलग टाइप का पूछा है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी एट द बॉटम। वेलोसिटी एट द बॉटम कितना होता है? ये होता है √5rg। जस्ट आपको l को, आपको r को l से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली अगर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तभी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसको रट्टा मारेंगे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल विथ अ मास m एट द एंड विच इज एट द लोएस्ट पॉइंट। मतलब हमें क्या करना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने एक बॉब या फिर ऑब्जेक्ट को घुमाया है यहाँ पर जिसका मास m है, तो हमें टेंशन एट बॉटम फाइंड आउट करना है, दैट इज द हमें TB फाइंड आउट करना है। तो TB क्या होता है? ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कहाँ पर होता है? सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ पर ये लिखता हूँ मैं TB, और TB का फार्मूला क्या आता है आपको पता है? ये वेट जो होता है ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये आउटवर्ड होता है, दैट इज m²/r होता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट बैलेंस करना है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स TB है, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से? देखो अपवर्ड फोर्स TB है और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से है? mg एक है और दूसरा कौन सा है? mv²/r होता है। तो TB मतलब क्या है? टेंशन एट बॉटम है, दैट इज द टेंशन एट, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन एट बॉटम विच इज इक्वल्स टू ये mv²r को मैं पहले लिखता हूँ, कुछ फर्क नहीं गिरता है, देन mg को लिखता हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। TB क्या है? टेंशन एट द बॉटम है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले मतलब लेक्चर में हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम 1999 से 2020 तक। मतलब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, नियर अबाउट दोस्तों, नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे और ये 21 क्वेश्चन अगर आप करेंगे अच्छी तरीके से, दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ आपको इस चैप्टर में के जितने भी मार्क्स है ये आपको मतलब मिलने वाले हैं 100%, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं कल बहुत जल्दी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।